Okay, Ji. This is probably the last lecture related to fat soluble vitamins. Probably we will do it. अगर कुछ रह जाएगा तो अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है? But the primary aim is कि आज हम fat soluble vitamins को ख़त्म कर लें. Okay, we are done with vitamin A and E as far as fat soluble vitamins are concerned, and we are left with vitamin D and K. जिस तरह विटामिन ए थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशंस थी, इंटरकन्वर्जन्स थी और बहुत चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी. इसी तरह विटामिन डी आई वुड लाइक टू से कि इट्स वन ऑफ द विटामिन्स जो कि हार्मोन डिपेंडेंट होता है, ठीक है? इससे काफ़ी एसोसिएशन होती है. कैन यू गेस विच मिनरल इज एसोसिएटेड विद विटामिन डी? कौन सा ऐसा मिनरल है आपकी बॉडी के अंदर, मैक्रो मिनरल, जो कि विटामिन डी की के साथ एसोसिएटेड होता है? उसका मेटाबॉलिज्म उसके साथ साथ चल रहा होता है. वेरी गुड, कैल्शियम. ओके जी. सो आपने कोलेस्ट्रॉल वाला का स्ट्रक्चर पढ़ा था लिपिड केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है? तो वो क्या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टीरोल्स होते हैं, राइट? विटामिन डी जितने भी टाइप के होते हैं, दे आर ग्रुप ऑफ स्टीरोल्स दैट हैव अ हार्मोन लाइक एक्टिविटी, ठीक है? दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन हार्मोन एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन्स, ठीक है? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पैराथायराइड हार्मोन इज द की हार्मोन, जिसकी एसोसिएशन आप आगे चल के देखेंगे. The biologically active form of vitamin D is 125 dihydroxycholecalciferol. लंबा नाम है, आपको याद करना पड़ेगा. कैल्सिट्रायोल भी बोलते हैं, शॉर्ट नेम, ठीक है? तो दोनों नाम आपको याद करने पड़ेंगे. इनफैक्ट तीनों नाम याद करने पड़ेंगे. एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कह के भी पूछा जा सकता है, 125 डायहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल कह के भी पूछा जा सकता है, और कैल्सिट्रायोल मेंशन करके भी पूछा जा सकता है. डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. डाइट की अगर बात करें, जो डाइट आप कंज्यूम करते हैं रोज़मर्रा की बुनियादों पे, दे आर बेसिकली टू फॉर्म्स. वन इज कॉल्ड एज विटामिन D2. उसका पूरा नाम देखें तो एर्गो कैल्सिफेरॉल. द अदर वन इज D3, विटामिन D3, दैट इज कोलीकैल्सिफेरॉल. एर्गोस्टेरॉल की बात करें तो इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स. फॉर एग्जांपल, हम कोई भी प्लांट प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसके अंदर विटामिन डी मौजूद है, तो वो एर्गो कैल्सिफेरॉल फॉर्म के अंदर होगा. अगर आप कोई एनिमल टिश्यूज़ या ऐसी सोर्स जो कि एनिमल टिश्यू से बिलोंग करती है, उसके अंदर जो फॉर्म होगी दैट वुड बी कोलीकैल्सिफेरॉल, नॉट एर्गो. एर्गो की बात आएगी तो प्लांट्स, और कोली की बात आएगी तो एनिमल्स. दीज आर सोर्सेज ऑफ प्री फॉर्म्ड विटामिन डी एक्टिविटी, ठीक है? मतलब ये जाते ही अपना काम नहीं शुरू कर सकती. कोलीकैल्सिफेरॉल इटसेल्फ इज नॉट एन एक्टिव फॉर्म. हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था 125 डायहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल इज द एक्टिव फॉर्म. सो देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म्स जो कि विटामिन डी जो आप डाइट में कंज्यूम करते हो, इनटेक करते हो, वो आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट कन्वर्जन्स के बाद एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है? दिस शुड बी वेरी क्लियर. What is the difference between these two forms? One is a plant sourced and the other one is sourced from animals, ठीक है? एनिमल टिश्यूज. इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको एक डबल बॉन्ड एडिशनल नज़र आएगा प्लांट सोर्स वाले एर्गो कैल्सिफेरॉल के अंदर, और इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप भी लगा होगा जो कि कोलीकैल्सिफेरॉल एनिमल जो टिश्यू से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो उससे सोर्स किया जाता है. कोलीकैल्सिफेरॉल के अंदर ना वो डबल बॉन्ड होता है एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप होता है. इन कंपैरिजन अगर हम प्लांट सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया हुआ विटामिन डी या विटामिन D2 या एर्गो कैल्सिफेरॉल की बात करें तो उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे विटामिन D3 या कोलीकैल्सिफेरॉल से, तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको दो एडिशनल चीज़ें मिलेंगी. वन इज एन एडिशनल डबल बॉन्ड एंड वन इज मिथाइल ग्रुप. इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज अ पिक्चर. इस पिक्चर के अंदर देख लें. Okay, जी, this is the structure of ergocalciferol. ठीक है? This is a structure of ergocalciferol and this is a structure of कोलीकैल्सिफेरॉल. डाइट आपने इनटेक की, कोई डाइट कंज्यूम की,
जिसके अंदर प्लांट सोर्स भी हो सकती है, दैट वुड गिव योर बॉडी एर्गोकैल्सिफ्रोल। जिसके अंदर एनिमल हो सकती है जो आपकी बॉडी को कोलीकैल्सिफ्रोल प्रोवाइड करेगी। ओके जी, एर्गोकैल्सिफ्रोल का स्ट्रक्चर अगर कोलीकैल्सिफ्रोल के स्ट्रक्चर से देखा जाए तो यू कैन सी हेयर अ डबल बॉन्ड एंड यू कैन ऑल्सो सी द मिथाइल ग्रुप हेयर। ठीक है, आपको इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करेंगे। द रिंग्स आर सेम, द चेन लेंथ इज सेम, except for there is one double bond in the structure at this point। ये यहाँ आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, इस जगह के ऊपर एक डबल बॉन्ड आ रहा है और उसके साथ ही जो कार्बन चेन लेंथ है उसके साथ मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, जो कि आपको कोलीकैल्सिफ्रोल के स्ट्रक्चर के अंदर नजर नहीं आता। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एर्गोकैल्सिफ्रोल एंड कोलीकैल्सिफ्रोल। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इसको टिक कर लें, इसको पॉइंट को नोट डाउन कर लें। ओके जी, 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है इसकी सिंथेसिस होती है कोलीकैल्सिफ्रोल की इन द स्किन, ठीक है। एंडोजेनस विटामिन प्रिकर्सर्स, 7 hydrocholesterol, an intermediate in cholesterol synthesis, is converted to cholecalciferol in the dermis and epidermis of humans whenever they are exposed to sunlight। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, इसी वजह से एडवाइस किया जाता है अक्सर जनरल पॉपुलेशन को भी, ठीक है, या पेशेंट्स को भी, कि आप थोड़ा सा एक्सपोजर सनलाइट को ज़रूर दिया करें, ठीक है। जो गुड लाइट होती है, जो गुड सनलाइट होती है, जो कि इफेक्टिवली विटामिन डी की फॉर्मेशन में हेल्प कर सकती है आफ्टर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन योर स्किन, दैट इज़ इन द अर्ली मॉर्निंग, बहुत अर्ली मॉर्निंग, समवेयर अराउंड 7, 8, 9 AM वाली, ठीक है। बाद वाली जो लाइट होती है 11, 12, 1, 2, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आई मीन जो उसके अंदर उसकी वेव लेंथ होती है वो इतनी वो आपकी स्किन के लिए डैमेजिंग हो सकती है, ठीक है। सो 70 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल आपकी स्किन के अंदर होता है, जब भी उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कोलीकैल्सिफेरोल के अंदर। Pre-formed vitamin D is a dietary requirement only in individuals with limited exposure to sunlight। Otherwise, जो लोग ज़्यादा डार्क में रहते हैं, ठीक है, रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, और देयर इज अ चांस कि अगर वो 2, 3, 4 महीने ऐसी रूटीन फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर उनका सनलाइट से एक्सपोजर नहीं हो रहा, या ऐसी जगह जहाँ सूरज सही तरह से नहीं निकलता, सर्दियाँ रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, और उनको उनको लॉन्ग स्लीव्स पहननी पड़ती हैं, उनको बहुत ज़्यादा कवर रखना पड़ता है ग्लव्स के साथ, ठीक है, और उनका कोई भी बॉडी का हिस्सा एक्सपोज नहीं होता सनलाइट को, तो उन कंडीशंस के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है और उसके अंदर आपको प्री फॉर्म विटामिन डी एज अ डाइटरी रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज जो लोग सन को प्रॉपर एक्सपोज करते हैं, लाइक 5 मिनट्स 10 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट, नॉट रोज़ाना। अगर आप कुछ अरसे के बाद, फिर 3-4 दिन के बाद भी आपका एक्सपोजर हो जाता है सनलाइट से, तो काफ़ी होता है, ठीक है, वो कोलीकैल्सिफेरोल बना सकता है। ओके जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम टेकन फ्रॉम लिपिनकॉट। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। पहले ऑर्गन्स की ओरिएंटेशन कर लें। ये जो आपको द टॉप नज़र आ रहा है लाइट येलो में, ये स्किन है, स्किन सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं। दिस इज लिवर, this structure is liver, this structure is kidney, this structure is intestine, this is bone, this is thyroid gland, and this is बना नहीं हुआ मगर it's mentioned here parathyroid gland, ठीक है। We will start from here। Whenever the ultraviolet light falls on your skin, there's a 7D hydrocholesterol present in your skin। It is converted into cholecalciferol। You can see here। ये अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं पड़ेगी तो 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कोलीकैल्सिफेरोल के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ once the skin after the incident ultraviolet light absorption is converted, the product you have got is cholecalciferol, does not stay there in the skin, ठीक है। as such हमने शुरू में बात की थी, our body needs its active form for the proper
function. The active form name is 125 dihydroxycholecalciferol, और उसका अगर पूरा नाम देखें तो calcitriol. ठीक है. So this is a stepwise process. First, in the skin, the presence of 7-dehydrocholesterol, it becomes a source in the presence of light. और source किस चीज़ की? cholecalciferol की. Now cholecalciferol from skin goes to the liver, as indicated by this arrow, with the help of enzyme called as 25-hydroxylase enzyme, which is present in the liver. ये एंजाइम क्या करता है? ये कोलीकैल्सिफेरोल को 25-हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल के अंदर चेंज कर देता है, उसको उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. द फर्स्ट रिएक्शन वाज इन द स्किन, but the first conversion was happening inside the skin cells के अंदर. ठीक है, without ultra not possible to convert 7-dehydrocholesterol into cholecalciferol. Once the formation of cholecalciferol is there, it leaves the skin, enters the liver. Liver के अंदर जाके there is an enzyme called as 25-hydroxylase enzyme. What does it do? It converts this cholecalciferol, which was formed in the skin, now it is in the liver. It converts it into another form, which is called as 25-hydroxycholecalciferol. इसका पूरा नाम होता है, अगर इसका शॉर्ट नेम देखना है तो कैल्सीडायोल. स्टिल इट इज़ नॉट एक्टिव फॉर्म. ठीक है, सो इसको एक्टिव फॉर्म के लिए दोबारा इधर से मूव होना है और जाना है कहाँ? थ्रू ब्लड स्ट्रीम इनटू द किडनीज. किडनी के अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जो लिवर में नहीं होता. अगर ये लिवर में एंजाइम होता तो शायद इसकी एक्टिव फॉर्म यही बन जाती. ठीक है, सिंस इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन किडनी, the name of the enzyme is 1-hydroxylase enzyme. It converts 25-hydroxycholecalciferol into 125-dihydroxycholecalciferol. So far, is there any confusion? We started off the process in skin, then the product formed in the skin, that was cholecalciferol right at the top, gains entry into the liver. In liver there is an enzyme called as 25-hydroxylase enzyme. Here you can see it's written over there. What does it do? It converts cholecalciferol into 25-hydroxycholecalciferol. ठीक है, which is also called as calcidiol. Now this is not the active form. Our body needs an active form. ठीक है, and to make it active, to make calcidiol, to convert calcidiol into calcitriol, we need an enzyme called as 1-hydroxylase enzyme, which is not present in the liver. So this product, calcidiol, leaves the liver, goes to the kidneys, where the enzyme 1-hydroxylase is present. It converts this calcidiol into calcitriol. पूरा नाम लेना है इसका, तो 25-hydroxycholecalciferol into 125-dihydroxycholecalciferol. Okay, now in the kidneys we have now got the form which we called active form. It leaves the kidney, enters the blood circulation, goes to the intestine. इस एक्टिव फॉर्म का काम क्या है? इस एक्टिव फॉर्म का काम है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना. ठीक है, आपने लास्ट विटामिन ए पढ़ा था और उसके अंदर आपने रेटिनॉल से कन्वर्जन हो रही थी रेटिनोइक एसिड की, और रेटिनोइक एसिड एंटर होता है न्यूक्लियस में और जाके जीन एप्लीकेशन करता है थ्रू एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. कुछ याद है कल वाला लेक्चर आपको थोड़ा सा? द सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर. दिस एक्टिव फॉर्म एंटर्स द इंटेस्टिनल सेल. सेल के अंदर से वो इट गेन्स एंट्री इनटू द न्यूक्लियस ऑफ दैट intestinal cell. वहाँ again there's a receptor जिसके साथ वो जाके बाइंड करेगा, इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करने जा रहा है. क्रोमैटिन अगेन इन रेड कलर जिसके ऊपर एक जीन लगी हुई आपको नजर आ रही है. इट्स गना एक्टिव दिस
particular chromatin DNA material, the gene activation resulting in the formation of messenger RNA. Once this messenger RNA formed within the nucleus, it exits the nucleus, enters the cytoplasm, and responsible for the manufacturing of a protein called as calbindin protein. Calbindin protein, what is it? What does it do? It is a calcium binding protein which binds all the available calcium in the intestinal cell, and makes the absorption of calcium into the bloodstream possible. किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? फिर हम आगे हार्मोनल बात करते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन की बात करते हैं जी। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जो अभी तक हमने स्किन, वी स्टार्टेड ऑफ विद स्किन। स्किन के अंदर एक कन्वर्जन हो रही है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से कोलीकैल्सिफ्रोल की। कोलीकैल्सिफ्रोल enters into the liver. There's an enzyme called as 25 hydroxylase enzyme which converts cholecalciferol into calcidiol. Now, calcidiol is still not the active form which is required by the body to perform its functions. It leaves the liver, enters into the kidneys, where another enzyme is present called as 1-hydroxylase enzyme. I would like to answer your question. Yes, calcitriol enters the intestinal cells because intestinal cells के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जाके calcitriol ने जाके जीन एम्प्लीफिकेशन करनी है, मैसेंजर आरएनए बनाना है और उसकी हेल्प से एक प्रोटीन मैन्युफैक्चर करनी है जिसका नाम है कैलबाइंडिन प्रोटीन। ठीक है, और वो कैलबाइंडिन प्रोटीन बनेगी, एक्टिवेट होगी तो कैल्शियम को बाइंड करेगी और जितना भी अवेलेबल कैल्शियम होगा आपके इंटेस्टिनल सेल्स के अंदर उसको एब्जॉर्ब करेगी आपकी बॉडी के अंदर। सो बेसिकली विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कैल्शियम लेवल्स इन द बॉडी। देयर आर अदर वेज एज वेल, कुछ और भी वेज हैं कैल्शियम को आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर लेके आने के लिए और आपका नॉर्मल लेवल मेंटेन करने के लिए। वो हम नेक्स्ट हार्मोन्स की बात करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग टिल इंटेस्टाइन? जी, इट्स वेरी इजी। विटामिन डी आप ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स याद रखेंगे, आप ऑर्गन सिस्टम्स याद रखेंगे। हम स्किन की बात इधर से शुरू होता है काम, देन कम्स लिवर, लिवर के बाद किडनी, किडनी के बाद इंटेस्टाइन। ठीक है, इस को फॉलो करेंगे तो इजीली आपको याद रह जाएगा। स्किन की बात करेंगे, आपको ये रिएक्शन याद रहना चाहिए। ठीक है, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टिंग इनटू कोलेकैल्सिफेरोल। लिवर की बात करेंगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्सिडायोल, और जाहिर है जो स्किन में बना था कोलेकैल्सिफेरोल, इट गेन्स एंट्री इनटू द लिवर एंड देन देयर इज अ एंजाइम कॉल्ड एज 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो कि इसको कन्वर्ट करके कैल्सिडायोल फॉर्म के अंदर ले जाता है। अगेन किडनी की बात करेंगे तो इट इज़ द बेसिक साइट जिसके अंदर एक्टिवेटेड फॉर्म आपके पास आती है विटामिन डी की। पहले स्किन से एक प्रोडक्ट बना, फिर स्किन के बाद लिवर में एक प्रोडक्ट बना, और वो प्रोडक्ट आके अब एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है इन द किडनीज। इसको याद रखेंगे, किडनी के अंदर इसकी एक्टिव फॉर्म। जब भी कभी कोई किडनी की प्रॉब्लम हो जाए तो ये सारा प्रोसेस तो चल रहा होता है, बट फॉर एग्जांपल किडनी सेल्स आर इंजर्ड, देयर इज अ डिजीज अफेक्टिंग द डिफरेंट बायोकेमिकल मशीनरी एंजाइम्स ऑफ द किडनी, तो 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम वुड नॉट वर्क प्रॉपर्ली और आपके पास कैल्सिडायोल फॉर्म ही रहेगी, एक्टिव फॉर्म नहीं होगी। और अगर ऑब्वियसली एक्टिव फॉर्म नहीं होगी तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू सो मेनी प्रॉब्लम्स। बच्चों के अंदर रिकेट्स, बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। ओके जी, वी आर डन हियर। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द डायग्राम, हार्मोन्स। ओके, किस तरह रेगुलेट कर रहे होते हैं डिफरेंट एंजाइम्स को। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ लो कैल्शियम लेवल। आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, आपकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है 8 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन द सीरम, इन द प्लाज्मा, आपका वो कम हो गया। ठीक है, ब्लड कंसंट्रेशन आपकी कैल्शियम की कम हो गई है, आप हाइपोकैल्सीमिक स्टेट के अंदर हैं। नाउ व्हाट वुड योर बॉडी डू एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म? आपकी बॉडी खुद से उसको नॉर्मलाइज करने का क्या काम करेगी? there's a gland called as parathyroid gland which secretes an hormone. जब भी लो कैल्शियम होगा, इट बिकम्स
a stimulating factor for the release of parathyroid hormone. Parathyroid hormone क्या करेगा? It will go to the kidney. It will enhance the conversion of this calcidiol into calcitriol by affecting this enzyme. इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, 1-हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा. ठीक है. कैल्शियम और फॉस्फेट ऑपोजिट में होते हैं, आपको पता है ना इस चीज़ का. इंक्रीज कैल्शियम, लो फॉस्फेट, वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं. ठीक है. सो वेन एवर देयर विल बी लो फॉस्फेट, it will also increase the activity of hydroxylase enzyme and there will be more production of active form of vitamin D3. और vitamin D3 का आगे रोल क्या है हमने एक इंटेस्टाइन में कर लिया है, बोन के अंदर भी इसका रोल होता है. ठीक है. हमने इंटेस्टाइन में बात की थी कि न्यूक्लियर लेवल के ऊपर, जेनेटिक लेवल के ऊपर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन और कैल्बाइंडिन, जो कि जितना भी अवेलेबल कैल्शियम वहाँ है उसको रिब्जॉर्ब करवाएगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम. इसका एक और रोल भी है, सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स. ये आप देख रहे हो 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफर व्हिच वाज फॉर्म्ड इन द किडनी. इट हैज़ टू रोल्स. एक तो इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना आपकी ब्लड स्ट्रीम में. जो लो कैल्शियम यहाँ है बेसिकली दैट्स अ इंडिकेटर. ठीक है. उसकी वजह से इस कैल्शियम को दोबारा नॉर्मल पे लेके आना, नॉर्मल कंसंट्रेशन में लाना बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स वो हेल्प आउट करता है. एक इंटेस्टाइन के थ्रू, फिर बोन्स के थ्रू. बोन्स में जितना अवेलेबल कैल्शियम है उसको वहाँ से सिक्वेस्ट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में लेके आता है, उसको असिस्ट करता है विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म विच इज द कंप्लीट नेम ऑफ द एक्टिव फॉर्म इज 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल. नाउ पैराथायराइड हार्मोन आल्सो डज द सेम थिंग. एक फंक्शन उसका किडनी में एक्टिवेट करवाना था 1-हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव फॉर्म आपके पास बने विटामिन D3. ठीक है. दूसरा फंक्शन पैराथायराइड हार्मोन का क्या होता है? अगेन ऑन द बोन्स. वो बोन्स के अंदर जितना स्टोर्ड कैल्शियम होता है उसको रिलीज करवाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर. ठीक है. तो टू वे काम कर रही हैं दोनों चीज़ें. एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 इंटेस्टाइन और बोन्स को दोनों तरह से सोर्स निकाल रही है कैल्शियम की ताकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो लो हुई हुई है उसको दोबारा से नॉर्मल पे लेके आ सके. और पैराथायराइड हार्मोन एक तो एक्टिव करवा रहा है ज़्यादा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम 1-हाइड्रोक्सिलेज इन द किडनी जो कि कैल्सीडायोल फॉर्म को कैल्सीट्रायोल या एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D के अंदर कन्वर्ट करेगा. और दूसरा काम सेम वही वाला कर रहा है जो विटामिन D3 ने आगे बन के करना है, कैल्शियम को सिक्वेस्ट्रेट करवा रहा है बोन से और आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेके आ रहा है. ठीक है. इज इट क्लियर और एनी कंफ्यूजन सो फार? जी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, चीज़ें किस तरह रेगुलेट हो रही हैं, चीज़ें किस तरह इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं. ओके जी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. मेटाबॉलिज्म, द सेम थिंग जो हमने डायग्राम के अंदर की है. इट्स अ थ्योरी रिटन ओवर हियर. इसको मैं पढ़ देता हूँ. विटामिन D2 and D3 are not biologically active forms but are converted in vivo to active form of vitamin D by two sequential hydroxylation reactions. The first hydroxylation reaction occurs at 25th position and is catalyzed by the specific enzyme called as 25-hydroxylase enzyme in the liver. जो कोलीकैल्सिफोल स्किन के अंदर बना था वो कन्वर्ट होता है कैल्सीडायोल के अंदर with the help of this enzyme in the liver. The first hydroxylation reaction is occurring in the liver at 25th position with the help of enzyme 25-hydroxylase enzyme. The product of the reaction 25-hydroxy-D3 is the predominant form of vitamin D in the plasma and the major storage form of the vitamin. Okay, it is further hydroxylated at one position by a specific 1-hydroxylase enzyme. Now, would you like to tell me where this 1-hydroxylase enzyme present? Locations important है बेटा, मैं एंड पे फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ.
रोल नंबर 49 आस्क्ड अबाउट हार्मोनल स्टेप. मैं आपको एंड पे दोबारा ये थ्योरी कर लेते हैं, इसके बाद मैं डायग्राम पे जाके दोबारा से बता देता हूँ. ठीक है, वेरी गुड. 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की आपसे लोकेशन एमसीक्यू वगैरह में पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए लिवर में होता है. इन कंपैरिजन अगर 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की लोकेशन आपसे पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए किडनी में होता है. ठीक है. So it results in the formation of calcitriol, which is also active form of the vitamin D. 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल, मतलब पहले 25 हाइड्रोक्सी D3 बना था, अब 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल बन रहा है. दोनों रिएक्शंस हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस हैं. एक की पोजीशन 25 है. The second hydroxylation involves the position of first carbon. ठीक है. रेगुलेशन की बात करते हैं. 25 हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल 1 हाइड्रोक्सिलेज. 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल इज द मोस्ट पोटेंट विटामिन डी मेटाबोलाइट. मुझे अब दोबारा बताइए, ये 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल कहाँ बन रहा है, इन विच ऑर्गन? जी, would you like to answer the question I just asked? 125, very good. It's हाँ हाँ ठीक है, किडनी के अंदर बन रहा है. वेरी गुड. Okay, it is the most potent vitamin D metabolite. Its formation is tightly regulated by level of plasma phosphate and calcium ions. हमने डायग्राम में देखा था. Whenever there will be low calcium levels, तो इसकी एक्टिविटी के लिए जो 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन. ठीक है. So 25 hydroxycholecalciferol 1 hydroxylase activity is increased directly by low plasma phosphate और indirectly by low plasma calcium. ठीक है. Indirectly का क्या मतलब है? Low plasma calcium will drive the parathyroid gland to secrete parathyroid hormone, जो कि आगे जाके 1 हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा. सो डायरेक्ट कैल्शियम नहीं जा रहा, कैल्शियम लो हो रहा है, पैराथायरॉयड ग्लैंड उस लो कैल्शियम को सेंस करते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन बनाते हैं और वो पैराथायरॉयड हार्मोन जाके हार्मोनल इफेक्ट देता है 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द किडनी, विच इज responsible for the conversion of calcidiol into calcitriol. Hypocalcemia caused by insufficient dietary calcium thus results in elevated levels of plasma 125 dihydroxycholecalciferol. ठीक है. 1 hydroxylase activity is also decreased by excess 125 dihydroxycholecalciferol, the product of the reaction. So this enzyme is affected by 2 mechanisms. एक तो low calcium level. Low calcium level will drive the parathyroid gland to secrete parathyroid hormone. This parathyroid hormone will go and influence this enzyme hormonally. ये hormonal regulation हो गई 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की. और एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या हुई? अगर 125 the active form of vitamin D is produced, it is in abundance, तो ये खुद भी जाके 1 हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी को फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इनहिबिट करवाएगी. दैट देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्सिट्रायोल. तो 2 तरह से रेगुलेशन हो रही है. एक पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन बनने की वजह से, दैट इज हार्मोनल रेगुलेशन. दूसरी है एलोस्टेरिक रेगुलेशन, जो कि एक्टिव फॉर्म के खुद से बनने की वजह से, और वो उसको फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इनहिबिट कर देगा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को. सो अगर आपको एक ऐसी क्यों आता है कि जी राइट डाउन द रेगुलेशन ऑफ 1 हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी, 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, तो आपको 2 तरह से इसको आंसर करना है. एक इनडायरेक्ट वे से, जो कि लो कैल्शियम की वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड हार्मोन फॉर्मेशन सिक्रीशन, और वो जाके उसको एनहांस करेगा उसकी एक्टिविटी को. और एक रेगुलेशन उसकी एलोस्टेरिकली होती है थ्रू 125 dihydroxycholecalciferol, in short calcitriol, या the most potent active form of vitamin D that is formed in the kidneys. Once it is formed, तो वो खुद से जाके उसको फीडबैक देती है
that there is no need to enhance its activity, और वो उसको इनहिबिट कर देती है या उसको डिक्रीज कर देती है उसकी एक्टिविटी को. ठीक है. सो ये अगर हार्मोन की रेगुलेशन आपसे पूछेंगे तो इसका आंसर कर लेंगे आप. दिस हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेवल वाला हार्मोन उसकी इतनी ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है. अगर आपसे ऐसी क्यों पूछा जाता है एज फार एज हार्मोनल रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1-हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम पूछा जाएगा, ज़्यादा चांसेस है. ठीक है. दे कैन आस्क अबाउट एनी रिएक्शन. स्किन का भी आपसे पूछ सकते हैं, लिवर में क्या हो रहा है वो भी पूछ सकते हैं, किडनी में क्या हो रहा है वो भी पूछ सकते हैं. एट द सेम टाइम एज अ होल वो जनरल रेगुलेशन भी पूछ सकते हैं पूरे विटामिन डी की. ठीक है. जो 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 उस डायग्राम के अंदर आपने देखा है सारा कुछ. बट आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो कि ज़्यादा ट्रिकी होता है. पूरी स्टोरी बताना शायद आसान होता है, मगर अगर आप पिन पॉइंट कर दिया जाए तो कई दफ़ा मुश्किल होता है. राइट. आपको रिकॉल करना पड़ता है सारी डायग्राम को, सारे प्रोसेस को. मगर आप अगर इसको पहले से ही माइंड बना लें पढ़ते वक्त के अगर इतना क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको राइट वे इजी हो जाएगा आंसर करना कि जो 1-हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है कहाँ है, किडनी के अंदर है, क्या करता है, कैल्सीडायोल को कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट करता है. कैल्सीडायोल लिवर में बना था, कैल्सीट्रायोल किडनी में बन रहा है. ओके जी. इसकी एक्टिविटी ज़ाहिर है आपने एक बैलेंस मेंटेन करना है. बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म भी कैन बी हार्मफुल फॉर द बॉडी. ठीक है. एक चेक एंड बैलेंस रखना है. जब भी कैल्शियम लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो इट्स गोना अफेक्ट दैट. खासतौर पे जब वो डिक्रीज होता है तो क्या करेगा वो, इनडायरेक्टली इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, उसको इंक्रीज करेगा बाय रिलीजिंग पैराथायरॉयड हार्मोन फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड. और जब ये बहुत ज़्यादा बन जाएगी एक्टिव फॉर्म, ठीक है, आपकी जितनी ज़रूरत है बॉडी को उतने लिहाज से वो बन जाती है, तो वो खुद से ही पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक के थ्रू आपके एंजाइम को एलोस्टेरिकली कंट्रोल करती है. सो इस एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अब आप सॉल्व कर लोगे जी. I'm talking about 1-hydroxylase enzyme which is present in kidney that is responsible for conversion of calcidiol into calcitriol. इसकी रेगुलेशन by 2 means आप इसको इजीली लिख लोगे. अब मेरा नहीं ख्याल अब जाके पढ़ने की तो ज़रूरत है फॉर श्योर, बट मगर आपको इजीली याद रह जाएगा. ओके जी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. फंक्शंस. The overall function of 1,25-dihydroxycholecalciferol is to maintain adequate plasma levels of calcium. ठीक है. ये जो आपकी सारी एक्टिवेशन हो रही है स्किन के अंदर से गुजर के फिर वो लिवर में जाता है, लिवर में एक प्रोडक्ट बनता है, वहाँ से किडनी में जाता है, वहाँ एक एंजाइम की हेल्प से एक्टिव फॉर्म बनाता है जिसको हम बोलते हैं 1,25-dihydroxycholecalciferol. ये इतनी जो लंबी चौड़ी ये जो रिएक्शंस हैं, जो इतने different organs involved हैं, उसका main function क्या है? The main function is to maintain adequate plasma levels of calcium. Calcium is very important for your body. As far as your bones are concerned, आपके माइक्रो लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो कैल्शियम चैनल्स, आपका हार्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके मसल्स की फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी है. काफ़ी ढेर सारी जगहों के ऊपर कैल्शियम एडिक्वेट अमाउंट्स के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज इट कैन लीड टू deleterious effects to your body. So इस diagram को देखते हैं. Again it is taken from Lippincott. For example, right at the top there is decreased plasma calcium level by any disease or by any chance. ठीक है. What effects will it have on your different body mechanisms? First of all, it will increase the parathyroid hormone. ठीक है. ये decreased plasma calcium जब भी है तो it will be sensed by a gland called as parathyroid gland, और वो parathyroid gland parathyroid hormone को रिलीज करवाएगा. Parathyroid hormone once released has few functions to perform. For example, the first function is to enhance the activity of 1-hydroxylase enzyme जो किडनी में था. ठीक है. So that more and more active form which is calcitriol or 1,25-dihydroxycholecalciferol to form. ठीक है. तो फर्स्ट इफेक्ट तो पैराथायरॉयड हार्मोन का विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म कैल्सीट्रायल को बनाने का हो गया. इसके अलावा नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आर कॉमन टू बोथ पैराथायरॉयड हार्मोन एज वेल एज कैल्सीट्रायल.
पैराथायराइड हार्मोन इटसेल्फ कैन इफेक्ट दीज थ्री फंक्शंस, या फिर जो 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल उसकी हेल्प से ज़्यादा बन रहा है, जब वो बॉडी में बन जाता है, किडनीज में बन जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में आता है, तो आगे चल के तीन काम करता है जो कॉमन होते हैं पैराथायरॉयड के और कैल्सीट्रायोल के. द लास्ट वन इज होली सोली डिपेंडेंट ऑन विटामिन D3, जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ. ठीक है, वो कौन कौन से तीन फंक्शंस हैं हम उसके ऊपर नजर मारते हैं. द फर्स्ट फंक्शन इज कैल्शियम मोबिलाइजेशन फ्रॉम बोन. हमने एक बड़ी डायग्राम देखी थी जिसके अंदर एक बोन बनी हुई थी, और हमने वहाँ देखा था कि पैराथायरॉयड हार्मोन खुद से आके कैल्शियम की मोबिलाइजेशन करवाता है बोन के अंदर. जितना कैल्शियम आपकी बोन के अंदर स्टोर होता है उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर लाने में मदद देता है. एज वेल एज जब वो कैल्सीट्रायल की फॉर्मेशन करवा देता है तो कैल्सीट्रायल भी आगे चल के मजीद और कैल्शियम बोन के अंदर से निकालता है और आपकी जो भी डेफिशिएंसी, डिक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल हुआ है, इसको पूरा करने की कोशिश करता है. द नेक्स्ट फंक्शन इज increased renal reabsorption of calcium. For example, आपकी जो आपका रीनल सिस्टम है उसके अंदर वोमेंस कैप्सूल है, आपकी असेंडिंग डक्ट्यूल्स हैं, आपके डिसेंडिंग पार्ट है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है ना पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम. ठीक है, जो अगर आप माइक्रोस को देखो तो लेवल के ऊपर जिससे फिल्ट्रेशन हो रही होती है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की फिल्ट्रेशन हो रही होती है, जिसकी रीअब्जॉर्प्शन होनी है, कुछ ने सीक्रेट हो जाना है यूरिन के अंदर, और ये सारा सिलसिला. ठीक है, सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज रीनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को एनहांस करना. ये भी दोनों से होता है. पैराथायरॉयड हार्मोन डायरेक्टली भी करता है, और जो उसकी एक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 की, बेशक वो खुद से बन रही है या वो पैराथायरॉयड हार्मोन्स को स्टिमुलेट करके बना रहा है, उसने भी जाके 2 फोल्ड इंक्रीज कर देना है रीनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. बॉडी से बाहर कोई भी कैल्शियम नहीं जाना चाहिए. ठीक है, यू हैव टू कंजर्व कैल्शियम इन द बॉडी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेट विच इज कॉल्ड एज हाइपोकैल्सीमिया और डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन योर प्लाज्मा. उसी के आगे कॉन्सिक्वेंस पड़े ना. ठीक है, द थर्ड फंक्शन इज डिक्रीज्ड रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम. एक तो रीनल एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, जितना कैल्शियम वहाँ जा रहा है उसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और एक्सक्रीशन को रोक देगा. बाय 2 फोल्ड रीनल सिस्टम को बाउंड करता है कि उसमें से कोई भी ज़रा बराबर भी कैल्शियम बॉडी से ज़ाया ना हो. द फर्स्ट टारगेट वाज द बोन्स, that was common to both parathyroid hormone as well as calcitriol. The second two targets were related to kidneys, जिसके अंदर renal reabsorption को enhance करना और renal excretion को रोकना. That is also common to both calcitriol and parathyroid hormone. The last one with the asterisk sign, ये star जहाँ बना हुआ है, increased calcium absorption from intestine. This is wholly solely a function of vitamin D3. पैराथायरॉयड हार्मोन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है इंटेस्टाइन के अंदर, बिकॉज हमने शुरू में बात की थी न्यूक्लियर लेवल के ऊपर जाके जीन एम्प्लीफिकेशन करनी है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कैल बाइंडिंग को बनाना है, विच इज ओनली पॉसिबल बाय कैल्सीट्रायोल प्रेजेंस इन द इंटेस्टाइन. Parathyroid hormone does not possess the ability to enter into the nucleus and activate the transcription factors and genes and all. Messenger RNA को एक्टिव कराना, ट्रांसक्रिप्शन कराना, ट्रांसलेशन कराना, ट्रांसलेशन के बाद स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन जिसकी हम बात करें जो कैल्शियम को बाइंड करके रीअब्सॉर्ब या एब्सॉर्ब करवाएगी इंटेस्टाइन से, ये पैराथायरॉयड के बस की बात नहीं है. दिस इज होली सोली डिपेंडेंट ऑन 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल which is also called as कैल्सीट्रायोल और एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. सो ये सारे फंक्शंस जब परफॉर्म की होते हैं, आपकी बॉडी करती है थ्रू पैराथायरॉयड हार्मोन या कैल्सीट्रायोल, द ओवरऑल रिजल्ट इज इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम. नॉर्मल कंसंट्रेशन समवेयर अराउंड 8 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. हमने जब ये सारी बातें करना शुरू की थी, सारे फंक्शन डिस्कस करना शुरू किए थे, तो उस टाइम पे we discussed about a condition
we mentioned about a condition where the plasma concentration of calcium is reduced. It's below 8, below 7, hypocalcemic state. Now, after performing all these functions with the help of parathyroid hormone and the active form of vitamin D3, the ultimate goal of all these functions, yeah, all these actions of these two substances, one is parathyroid hormone, the other one is calcitriol, you will have increased plasma calcium level. Is this clear to everyone? इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जी. किसी को कोई मसला यहाँ, किसी को कुछ बात समझ नहीं आई? मैं आपको ये भी एमसीक्यू दे के पूछ सकता हूँ कि जी मुझे वो फंक्शंस बताइए जो कि कॉमन है पैराथायराइड हार्मोन के और कैल्सीट्रायोल के. तो आप सारे फंक्शंस बताओगे ये वाले एक्सेप्ट फॉर दिस फंक्शन. इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करवाना इज होली सोली डिपेंडेंट ऑन विटामिन D3 कैल्सीट्रायोल, नॉट ऑन पैराथायराइड. इनडायरेक्टली पैराथायराइड हार्मोन के ऊपर कह सकते हो बट डायरेक्ट इफेक्ट कोई नहीं है. पैराथायराइड हार्मोन पहले विटामिन D3 बनाएगा तो वो वहाँ इंटेस्टाइन में जा सकता है, ठीक है. या खुद से भी विटामिन D3 अगर आपकी बॉडी बना रही है, आप उसको सप्लीमेंट कर रहे हो, किसी डेफिशिएंसी होगी विटामिन डी की, आप उसको सप्लीमेंट करके विटामिन D3 दे रहे हो, वो खुद से जाके ये काम कर सकता है. इनडायरेक्टली थ्रू पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट हो सकती है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा, मगर पैराथायराइड हार्मोन डज नॉट पोजेस द एबिलिटी टू गो टू द इंटेस्टाइन एंड डू दैट न्यूक्लियर वाला काम, ठीक है. जो न्यूक्लियर आपके मैकेनिज्म हो रहे थे सारे, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, उसकी ट्रांसलेशन हो रही है और एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बन रही है जो कैल्शियम को बाइंड करके आपकी इंटेस्टाइन से बाहर निकालेगी, आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेके जाएगी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी, आसान ही है वैसे, ये इतना मुश्किल तो नहीं है जी. एनीवन जिसको ये इस फिगर की समझ नहीं आई? अगर मैं आपसे एक एससीक्यू बनाऊं आपको और मैं पूछूं कि जी डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ okay, describe the function that is not common to both parathyroid hormone and calcitriol in increasing plasma calcium level, but wholly solely dependent on calcitriol. How would you explain it? Okay. और उसके अंदर सिर्फ ये नहीं बताएंगे जी बेटा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और जो हमने पीछे मैकेनिज्म पढ़ा था, इट विल गेन एंट्री इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर लेवल के ऊपर जाके क्रोमेटिन के साथ पहले रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करवाएगा, आपकी जो क्रोमेटिन है डीएनए मटेरियल पड़ा हुआ है वहाँ उसके अंदर स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो सारा आपने बता देना है. वहाँ रेटिनोइक एसिड का पूछा जाता है तो उसका आंसर सेम है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट प्रोटीन फॉर्म्ड. रेटिनोइक एसिड से जो प्रोटीन बनेगी उसका नाम डिफरेंट होगा मगर मैकेनिज्म सेम ही है, ठीक है. उसने भी जाके उसी तरह ही आपने न्यूक्लियस के अंदर जाके बाइंड करना था और एक्टिवेट कराना था, मैसेंजर आरएनए बनाना था और मैसेंजर आरएनए बन के न्यूक्लियस से बाहर निकल के ट्रांसलेशन करके खास किस्म की प्रोटीन जो डिजायर्ड प्रोटीन होती है वो बनाता है. सो ये आपने कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन में हेल्प करता है, ये लिख के साथ आपने वो एक सेल सा बना देना है. अगर नहीं ड्रॉ करना आता तो आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे इन वर्ड्स, ये लाजमी बताना है. वो बेसिकली वो चीज़ पूछना चाह रहा है आपसे. ओके ये चार फंक्शन है. स्टिमुलेटिंग द रिजॉर्प्शन ऑफ बोन व्हेन नेसेसरी, इंक्रीजिंग रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, minimizing loss of calcium by the kidney, increasing uptake of calcium by the intestine. Effect of vitamin D on intestine, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. ये याद रखना है, इट्स वेरी टिपिकल ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स. उसी तरह ही ये काम करता है इनसाइड द इंटेस्टाइन, जिस तरह रेटिनोइक एसिड कर रहा था, जिस तरह हार्मोन्स, डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल स्टीरॉयड हार्मोन्स इन पर्टिकुलर करते हैं. Effect of vitamin D on bone, it stimulates the mobilization of calcium and phosphate from the bone by the process that requires protein synthesis and presence of PTH. The result is increase in plasma calcium phosphate. ठीक है जी. As we all know, bone is a reservoir.
ऑफ कैल्शियम, इसके अंदर स्टोर्ड होती है कैल्शियम, जब भी ज़रूरत पड़ेगी बॉडी को अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, जब डाइट्री नहीं सफिशिएंट कैल्शियम नहीं ले रहे आप, ले पा रहे, ठीक है, कोई डिजीज़ है, तो उसके अंदर कैल्शियम सिक्वेस्ट्रेट करवाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन या विटामिन डी। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी, it occurs naturally in different food products, for example fatty fish, liver and egg yolk, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो एनिमल सोर्स आपको देती हैं। मिल्क के अंदर इट्स नॉट, आई मीन विटामिन डी बड़ा कहा जाता है कि जी दूध पिए विटामिन डी की कमी नहीं होगी, बोन स्ट्रांग हो जाएंगी आपकी। कैल्शियम तो थोड़ा सा होता है, काफ़ी होता है उसके अंदर, मगर विटामिन डी इज नॉट एज सच गुड सोर्स एज फार एज यू आर टॉकिंग अबाउट मिल्क। अगर आर्टिफिशली फोर्टिफाइड है तो फिर ये सोर्स है मिल्क। आर्टिफिशली जो आप डब्बे का दूध नहीं पीते, ठीक है, अगर खुला दूध की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा इतनी कोई रिच विटामिन डी नहीं पाया जाता। हाँ, फोर्टिफाइड उसको कर दिया जाता है, बाद में उसकी प्रोसेसिंग जब की जाती है, उसकी पास्चराइजेशन की जाती है, ठीक है, और ये सारे प्रोसेस से गुजार के उसको पैक किया जाता है, उसके अंदर फोर्टिफाइड मतलब कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी जाती हैं उसके अंदर विटामिन डी होता है। और जो ये डब्बे वाला दूध होता है उसके अंदर जो क्लेम करते हैं तो विटामिन डी एक्स्ट्रा डाला होता है। RDA of vitamin D is 200 international units till the age 50, whereas after the age 50 it doubles or triples the requirement of vitamin D, 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पे चली जाती है, ठीक है। बोन्स जो होती हैं वीक हो रही होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही होती है, ठीक है, तो आपको विटामिन डी का काम बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आपके एंजाइम्स प्रॉपर्ली शायद इतना अच्छे पेस के फंक्शन नहीं कर रहे होते, ठीक है। जो 3 स्टेप्स हमने पढ़े थे स्किन के और लिवर के अंदर और किडनी के अंदर, अक्सर लोगों का 50 से ऊपर चल के कोई रीनल प्रॉब्लम चल रहा होता है, किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड रीनल फंक्शन टेस्ट प्रॉपर नहीं है, तो अब हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो प्रॉपरली उसको कैल्शियम को भी कंट्रोल करेगा और इसका या इवन 1 हाइड्रोक्सिलेज की हेल्प से एक्टिव फॉर्म को बहुत एफिशिएंटली बना पाएगा। तो यूजली ओल्ड एज के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। हम याद रखेंगे एडल्ट्स के अंदर, एडल्ट्स या मिडिल एज में अप टू द एज ऑफ 50 200 इंटरनेशनल यूनिट्स दैट इज मोर देन सफिशिएंट RDA रेकमेंडेड डेली लाइन्स। और अगर 50 के बाद की बात करें तो रेकमेंडेड ये होता है कि आप 400 से 600 डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द बॉडी, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल स्टेट ऑफ द बॉडी, वेदर इट इज डिजीज और अ हेल्दी वन, उसके मुताबिक आप उसकी डोज को एडजस्ट करते हैं। क्लिनिकल इंडिकेशंस, vitamin D deficiency causes a net demineralization of bone resulting in rickets in children and osteomalacia in adults। बच्चों के अंदर अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको रिकेट्स बोलते हैं, अगर बड़ों के अंदर हो जाए तो उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। अच्छा, आपको पता है ना बच्चों के अंदर जो होता है बेसिकली कोलेजन मैट्रिक्स तो बन जाता है, बट अगर फर्स्ट करें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और कैल्शियम सफिशिएंट नहीं है आपकी ब्लड के अंदर, ब्लड से जाना है बोन्स के अंदर, इट्स अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है ना, उधर से उसमें आता है ब्लड में और ब्लड से। मगर अब छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं जिसकी भी ग्रोथ हो रही है, जिसकी हड्डियां डेवलप हो रही हैं, बोन्स डेवलप हो रही हैं, कोलेजन मैट्रिक्स तो बन जाएगा उसका, मगर उसको एक प्रॉपर सॉलिड फॉर्म देने के लिए कैल्शियम की मिनरलाइजेशन भी ज़रूरी है। अब जब विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाए किसी बच्चे के अंदर, तो विटामिन डी ने तो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करना था, तो इसका मतलब कैल्शियम लेवल विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, और आपकी बोन्स के अंदर उन बच्चों के अंदर जिनके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है वो कैल्शियम की मिनरलाइजेशन नहीं हो पाती। रिजल्ट क्या होता है, उन बच्चों की बोन जिनको रिकेट्स होता है, उन बच्चों की बोन सॉफ्ट या इजीली ब्रेकेबल बोन्स होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया की बात करते हैं, हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, वो चाइल्डहुड से गुजर चुका हुआ है, उसकी जो मिनरलाइजेशन होनी थी शुरू में वो हो चुकी हुई है, उसमें कैल्शियम भी जा चुका हुआ है, ठीक है, कोलेजन भी बन चुका हुआ है। तो क्या होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। विटामिन डी है नहीं ब्लड के अंदर, आपके लो कैल्शियम स्टेट आ गई है, हाइपोकैल्सीमिया आ गया है, विटामिन डी की 2 डेफिशिएंसी है, मगर आपका पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथायरॉयड ग्लैंड तो फंक्शन कर रहा है ना। अगेन पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड से इन अ स्टेट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया एंड इट विल लीड टू
द सेक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, तो उसकी डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाएगी, वो रिप्लेसमेंट हो नहीं रही, विटामिन डी है नहीं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, देयर इज इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू फ्रैक्चर, ठीक है। मतलब चलते चलते हल्की सी टांग लगी, कहीं बोन का फ्रैक्चर हो गया, थोड़ी सी फॉल हुई, नॉर्मल बंदा एडल्ट अगर खेलते हुए आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, जिम कर रहे हो, कुछ हो, आई मीन आप काफ़ी हेवी वेट उठा लेते हो, ठीक है, आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कोई भी ऐसी स्पोर्ट कर रहे हो जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, आप उसमें गिर जाते हो, यूजली टांग की हड्डी या बाजू की हड्डी नहीं टूटती नॉर्मली अगर एवरेज फॉल के ऊपर, मगर ऐसे लोगों के अंदर हल्का सा भी, थोड़ा सा भी ट्विस्ट आए या हल्का सा भी फॉल हो तो फिर, क्योंकि मिनरलाइजेशन हुई नहीं होती, सॉफ्ट बोन्स हुई होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंस मेन इसको याद रखने का ये है कि बच्चों के अंदर रिकेट्स, और उसके अंदर रीज़न क्या है, कोलेजन मैट्रिक्स से बना हुआ है बट मिनरलाइजेशन शुरू से हुई नहीं है या इनकम्प्लीट हुई है, विटामिन डी नहीं है। और ऑस्ट्रेलेशिया में पहले हुआ होता है, सिलसिला बना होता है, नॉर्मल बोन्स होती हैं, जो ही विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो आपकी कैल्शियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन आपकी बोन से निकलना शुरू हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन, जिसकी वजह से कम मिनरल्स हैं आपकी बोन के अंदर, वो सॉफ्ट हो जाती हैं एंड दे आर मोर ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर। Inefficient, insufficient exposure to daylight or deficiencies in vitamin D consumption occur predominantly in infants और elderly। बहुत छोटे बच्चों को यूजली धूप में नहीं लेके जाते आप, ठीक है। बहुत छोटा जो बच्चा होता है जब पैदा होता है, यूजली वो अंदर ही उसको बेचारे को रखा होता है, ठीक है। और एल्डरली भी जो है, कई दफ़ा फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से वो यूजली बाहर नहीं जाते, ठीक है, वॉक कम करते हैं, अगर रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट एज के अंदर ज़्यादातर घर में रहते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन ऑब्वियसली, वो एल्डरली जो प्रॉपर सनलाइट का एक्सपोजर होता है उनके अंदर नहीं होता, डेफिशिएंसी नहीं होती, उनके अंदर ऑस्ट्रोमिशिया नहीं होता, हर एडल्ट में नहीं, हर ओल्ड एज में नहीं होता, तो उन लोगों में होता है जो मिनिमम एक्सपोजर देते हैं या ना एक्सपोजर देते हैं, बिल्कुल नो एक्सपोजर होता है उनका सनलाइट से। एक्सरेज देख लें और कुछ साइंस देख लें, ये देखें, डीफॉर्म्ड बोन्स, स्ट्रेट बोन नहीं है, ऑफ अ चाइल्ड हैविंग रिकेट्स, डीमिनरलाइज्ड बोन्स हैं, ये मिनरलाइजेशन यहाँ देखो आपको फील नज़र ही नहीं आ रही, इसके अंदर भी आपके देखो इतनी मिनरलाइजेशन नज़र नहीं आ रही। साइंस क्या रिकेट्स के हो सकते हैं, सॉफ्ट स्पॉट ऑन बेबीज हेड इज स्लो टू क्लोज, ठीक है, जब पैदा होने के बाद आपका ये फ्रंट बिल्कुल ये जो आपके बोन की क्लोजर होता है, जो नॉर्मल क्लोजर होता है, वो क्लोज नहीं हो पाता रिकेट्स के केस के अंदर। बोनी नेकलेस, आपको क्राउडेड ओवर क्राउडेड बोन्स नजर आएंगी ऐसे लोगों की चेस्ट के ऊपर। कर्व बोन्स, आर्म्स को देखेंगे या लेग्स को देखेंगे तो आपको कर्व बोन्स नजर आएंगी, स्ट्रेट बोन्स नजर नहीं आएंगी फिजिकली, आई मीन एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ती, आपको विजुअल अपीयरेंस काफ़ी होती है ऐसे पेशेंट्स की। बिग लंपी जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स भी बड़े नज़र आएंगे, लंपी से नज़र आएंगे, ऐसा लंप बना हुआ है, स्वेलिंग हुई भी है। और बोर्ड लेग्स, नीज बेंट आउट, ठीक है, इस शेप के अंदर बोन्स हो जाती है, तो ओवरऑल पोस्चर इज अफेक्टेड। और जिन इनकी ऐसे बच्चों की जिनको बचपन में रिकेट्स हुआ होता है, सर्वाइव तो वो कर जाते हैं बाद में, मगर उनकी बोन्स थोड़ी सी डिफॉर्म्ड होती हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल शेप होती है लेग्स की वो कर्व्ड होती है, ठीक है। ये देख लें एक पिक्चर जो ऑस्ट्रियो-मलेशिया की है। अगेन ऑस्ट्रियो-मलेशिया एडल्ट्स के अंदर होता है, बच्चों में नहीं होता, क्योंकि डीमिनरलाइजेशन हो गई है, इस वजह से आप ये कर्व देख रहे हैं, नॉर्मल कर्वेचर नहीं है, नॉर्मल कर्व नहीं है, दिस इज डीफॉर्म्ड बोन्स ड्यू टू ऑस्ट्रियो-मलेशिया, ड्यू टू डीमिनरलाइजेशन ऑफ द लॉन्ग बोन्स। रीनल रिकेट्स भी एक टर्म है, पूछा जा सकता है आपको, जिसका दूसरा नाम है रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। जब हम डायग्राम पढ़ रहे थे, देख रहे थे डिटेल में, उसमें मैंने आपको कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो कि क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ लीड करता है, आपके किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, कोई बड़ा डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है किसी को, और आहिस्ता 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 जाके उसके रीनल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ही गोज इनटू द स्टेट ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर, तो क्या होगा, क्रॉनिक रीनल फेलियर में किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, तो इसका मतलब उसके एंजाइम्स भी फंक्शन नहीं कर रहे, सो देयर विल बी डिक्रीज एबिलिटी टू फॉर्म एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन। 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिक एल्सीफ्रोल आपको एडमिनिस्टर करनी पड़ती है एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी बिकॉज योर किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग,
ठीक है, kidneys since not function, 1-hydroxylase enzyme is not there, by any chance आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि एक्टिव फॉर्म किडनी के अंदर ही बननी है, लिवर नहीं बना सकता, स्किन नहीं बना सकती, इंटरमीडिएट्स बना सकती हैं बट उसकी एक्टिव फॉर्म नहीं बना सकती। तो फिर ऐसे पेशेंट्स को जिनकी क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है उनको आपको 125 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सिफ्रोल प्री फॉर्म के अंदर देनी पड़ती है, जिसका कैल्सिट्रायोल शॉर्ट फॉर्म है। हाइपोथायराइडिज्म हो गया किसी को, सॉरी हाइपोपैराथायराइडिज्म हो गया, पैराथायराइड हार्मोन बनता ही नहीं है उस बंदे के अंदर, तो क्या होगा? दैट विल कॉज हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया। हमने मैकेनिज्म पढ़ा इन नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर, जब भी लो कैल्शियम लेवल होगा आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड कैल्शियम लेवल इज लो फॉर इंस्टेंस, इट विल बी सेंस्ड बाय पैराथायराइड ग्लैंड। मगर ऐसी कंडीशन, किसी को ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हाइपोपैराथायराइडिज्म हुआ हुआ। हाइपोपैराथायराइडिज्म का क्या मतलब है कि पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन नहीं बना पा रहे या कम क्वांटिटी के अंदर बना पा रहे, तो ऑब्वियसली द इफेक्ट विल बी रिवर्स। हाइपोकैल्सीमिया विल सस्टेन, इट विल बी देयर, और हाइपरफॉस्फेटेमिया एज अ रिजल्ट हो जाएगा। These patients may be treated with any form of vitamin D together with parathyroid hormone. आप ऐसे लोगों को पैराथायराइड हार्मोन भी दे सकते हैं एज अ सप्लीमेंट, एज अ ट्रीटमेंट, या फिर आप कोई भी विटामिन डी दे दें। वो स्किन में जब सनलाइट पड़नी है, उसने कोई भी फॉर्म कोलिकैल्सिफोल ने कैल्सीडायोल के अंदर लिवर में, लिवर तो ठीक है, सिर्फ हाइपोपैराथायराइडिज्म है, उसका लिवर ठीक है, उसकी किडनी ठीक है, तो वो एक्टिव फॉर्म में ना आ सकता है, तो आप इसको कोई भी फॉर्म दे सकते हैं। मगर रीनल रिकेट्स के अंदर, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी के अंदर, चूंकि किडनीज काम नहीं कर रही हैं और आपको पता है कि एक्टिव फॉर्म सिर्फ किडनीज में बन सकती है, तो आपको वही फॉर्म देनी पड़ेगी टू परफॉर्म बॉडी फंक्शंस। Toxicity of vitamin D. This is the most toxic of all vitamins, whether water soluble or fat soluble. This is the most toxic of all vitamins, more than vitamin A as well. Like all fat soluble vitamins, vitamin D can be stored in the body and it is only slowly metabolized. High doses अगर आप दे दें किसी को, अगेन क्वैकरी बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे मुल्क के अंदर, उसको हिंट मिल जाए किसी को कि किसी का विटामिन डी लो है, तो अपनी दुकान बनाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए, पैसे बनाने के लिए, विदाउट नोइंग द डोजेज, बहुत एक्सेस डोजेज के अंदर मैल प्रैक्टिस की जाती है हमारे मुल्क के अंदर। इवन सिटीज़ के अंदर, अगर आप पेरिफीज में जाएंगे तो ज़्यादा होता है। प्लीज़ इसको ज़रूर चेक कर लें अगर आपकी नज़र से कोई ऐसा पेशेंट गुजरता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हुई भी है। आपको एग्जैक्ट डोजेज का पता होना चाहिए, कितने टाइम के लिए कितने टीके पिलाने हैं उसको या लगाने हैं, ये पता होना चाहिए। आंखें बंद करके 6 महीने के लिए नहीं उसको छोड़ देना। एट सर्टेन इंस्टेंस किसी जगह के ऊपर अगर वो 100,000 इंटरनेशनल यूनिट्स फॉर वीक्स या मंथ्स लेता रहा उसकी बॉडी के अंदर, इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स फॉर योर बॉडी। लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, नोजिया हो सकता है, थर्स्ट इंक्रीज हो जाती है और स्टूपर स्टेट हो जाती है। दिस इज अ डेंजरस वन। स्टूपर इज बेसिकली नियर टू कॉमा स्टेट। जो कॉमा से पहले की स्टेट होती है ना, उसको कहते हैं स्टूपर स्टेट। ठीक है। Enhanced calcium absorption and bone resorption results in hypercalcemia, which can lead to deposition of calcium in many organs, particularly the arteries and kidneys. जब विटामिन डी आप एक्सेस में इतना ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिट्स जो नॉर्मल से बढ़ के हैं आपके हो जाएं, विटामिन डी की एक्सेस हो जाए, तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम बनाएगा विटामिन डी। सारी जो हमने फंक्शंस पढ़े थे, किडनी से, इंटेस्टाइन से, ज़्यादा कैल्शियम अब्जॉर्ब करवाएगा, आपका ब्लड लेवल कैल्शियम बढ़ जाएगा। जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम आपकी बॉडी में है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट गेटिंग डिपॉजिटेड इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो ज़्यादा सिग्निफिकेंस के ऑर्गन्स होते हैं वो किडनी है। किडनी के अंदर कैल्शियम स्टोन्स बन सकते हैं। ठीक है। आपकी किडनी की एक्सक्रीशन की जो कैपेसिटी है वो कम रह जाती है, जो पीछे से लोड आ रहा है थ्रू ब्लड कैल्शियम लेवल वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। इतना एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती आपकी किडनी जब हाइपरकैल्सीमिक स्टेट होती है ड्यू टू द इंक्रीज विटामिन डी। तो क्या होगा? वो सारा का सारा वहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। एनी क्वेश्चन सो फार? जी, वी आर डन विद विटामिन डी। इसकी अच्छे से समझ आ गई है? कोई पॉइंट मिस हो गया हो, कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो? जी।
देखो नॉर्मल इंस्टेंसेस के अंदर तो विटामिन डी नहीं बढ़ता। अगर किसी को डेफिशिएंसी स्टेट हुई हुई थी, उसको विटामिन डी एडमिनिस्ट्रेशन की गई है, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर विटामिन डी बढ़ सकता है। जितनी रिक्वायर्ड डोजेज उसको जानी चाहिए थी उससे ज़्यादा चली गई है तो बढ़ सकता है। और जो आपको 4-5 साइन सिम्टम्स बताए हैं, फिर उसकी हो जाएगी सुपर स्टेट हो जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें और कॉमन साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री भी होगी ना, वो 6 महीने तो टीका ही पी रहा है, ऐसी कोई हिस्ट्री होगी। ऐसा होता है, आपको पता है रियल इसमें अवाम तो को नॉलेज तो नहीं होता, मगर जो गाइड करने वाले हैं, अगेन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट क्वैक्स, वो ऐसा करते हैं और आपको लोगों को बचाना है इस सारी चीज़ से। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एनी क्वेश्चंस यू हैव प्लीज मेंशन इन नेक्स्ट लेक्चर। जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे उसके बिगिनिंग के अंदर बिल्कुल शुरू में आप मुझे बता देना, मैं आई विल एड्रेस ऑल दोज क्वेश्चंस बिकॉज द टाइम इज ओवर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।